हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। अगर आप ये स्टोरी पहली बार सुन रहे हैं तो इसे पूरा समझने के लिए आपको इसका पिछला पार्ट ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि उसे वहाँ खड़े भी नहीं रहा जा रहा था। इतनी घबराहट मधु को अपनी माँ के आने वाले सवालों से हो रही थी। मधु जानती थी कि उसकी माँ सब कुछ पूछेंगी और सारी बातें डिटेल्स में कहनी पड़ेंगी। बस इसलिए मधु घबरा रही थी। मैं ठीक हूँ, दिव्या ने कहा। तब तक एक सर्वेंट आया और दिव्या के सामने पानी का गिलास दिया। दिव्या ने उस गिलास की तरफ अपनी नज़र भी नहीं की और अपने हाथ में लिया पानी पीने लगी। इधर मधु खामोशी से वहाँ एक पुतले की तरह खड़ी थी और वो सोच रही थी कि अपनी माँ को अपने बारे में और मोहित के बारे में कैसे कहे। इतने में दिव्या ने मधु की तरफ देखकर कहा, क्या कहना चाहती हो तुम। मधु अपनी माँ की तरफ देखकर कुछ पल के लिए खामोश रही और फिर कहना शुरू करती है, मॉम, मुझे आपसे कुछ कहना था। दिव्या असिस्टेंट की तरफ देखकर एक फाइल मांगती है और मधु को आगे बोलने का इशारा करती है। मॉम, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मुझे पापा से मिलने जाना है। क्या मैं पापा से मिलने जा सकती हूँ। दिव्या मधु की तरफ बिना देखे कहने लगी, तुम मेरे आने से खुश नहीं हो और अपने पापा से मिलने का तुम्हें इतना उतावलापन। मधु के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई थी और वो अपनी बात संभालते हुए दिव्या की तरफ बढ़ी और कहने लगी, नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है, पर आप हमारे सामने स्ट्रिक्ट रहती हैं और पापा बिल्कुल भी ऐसे नहीं हैं। पापा के चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट होती है और मुझे हमेशा लगता है कि वो मेरे पापा हैं, और आप हमसे हमेशा इस तरह से बात करती हैं जैसे कि आप ऑफिस की बॉस और हम एम्प्लॉय। दिव्या जो कि फाइल चेक कर रही थी, वो ये सुनकर मधु की तरफ देखने लगी और मानो वो मधु को स्कैन करना चाहती हो और उसकी आंखों को पढ़ना चाहती हो। उसकी आंखें कुछ पल के लिए मधु से नहीं हटी थी, फिर वो बिना मधु से कुछ भी कहे अपनी नज़रें मधु से हटाकर फाइल चेक करने लगी, क्योंकि वो मधु को अच्छे से जानती थी कि मधु किस तरह की इंसान थी। मधु कभी भी अपनी मॉम से इस तरह से पेश नहीं आती थी जब तक उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती थी। इधर मधु मुश्किल से मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी और मन ही मन अपने भाई को याद कर रही थी। हे भगवान, मैंने कुछ ओवर रिएक्ट कर दिया लगता है। कहाँ गया मेरा भाई। अब मधु आंखें बंद करते हुए, जरूर मॉम अब मुझे कच्चा चबा जाएंगी। ये क्या कर रही हो तुम मधु, दिव्या ने कड़क लहजे में कहा और मधु चौंक गई और एक कदम पीछे की तरफ हो गई। क्या हुआ मॉम, मैंने कुछ नहीं किया। क्या आपको मेरा पैर छूना पसंद नहीं आया। मधु ने भोली भाली शक्ल बनाते हुए और वो उठ गई और मधु के सामने जाते हुए, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, तुम बताओगे कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। मधु ने अपना सिर नीचे कर लिया और फिर भोली भाली शक्ल बनाकर धीमी आवाज़ में, पहले भाई को आ जाने दीजिए, उसके बाद मैं आपसे बात करूँगी। दिव्या ने गहरी सांस ली और वो अपना गुस्सा कंट्रोल करने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि उसके सामने जो लड़की है वो कभी नहीं सुधर सकती। इतने महीने हो गए फिर भी वही आदत, कुछ बात करनी हो तो अपना सिर हमेशा की तरह झुका लेना और कुछ ऐसा करना जिसे मुझे गुस्सा दिलाना। मधु, तुम्हारी ये आदत मेरे सामने नहीं चलेगी, दिव्या ने कड़क लहजे में कहा। और ये सुनकर मधु अपने ओठों को दांतों के बीच फंसाती हुई अपनी माँ से कहने लगी, मॉम, पहले आप अपनी आदतें क्यों नहीं बदलती, फिर मैं भी अपनी आदत भूल जाऊंगी। दिव्या की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी और वो अपने हाथों की मुट्ठियाँ बांधते हुए अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि दिव्या ने उम्मीद किया था कि मधु तुरंत आकर सीधे उसके गले से लगेगी और फिर रोते हुए अपनी कहानी कहेगी कि मेरे साथ ये सब इतना गलत हुआ है। लेकिन मधु ने ऐसा कुछ नहीं कहा, ऊपर से उससे जुबान लड़ा रही है और बिहेव तो ऐसे कर रही है जैसे कि उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो। मधु भागते हुए बाहर निकल गई। दिव्या बस देखती रह गई हैरान। वो मधु के मुंह से जो उगलवाना चाहती थी, लेकिन कुछ नहीं कहा मधु ने। और मधु का है सबसे बड़ी बात, ये ऊपर से उसका चेहरा नॉर्मल दिन से भी ज़्यादा निखरा हुआ और चमक रहा था। ये सब क्यों। दिव्या मधु को शांत देखकर थोड़ी हैरान थी और वो काफ़ी कुछ सोचने पर मजबूर हो गई थी। दिव्या जाते हुए मधु की तरफ देखते हुए अपनी असिस्टेंट से कहने लगी, मुझे मोहित के घर की
और मधु की छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन चाहिए। जी मैम, इतना बोलकर असिस्टेंट भी बाहर की तरफ जाने लगे और दिव्या वहीं खड़ी सोच से घिरी हुई थी। उसे माजरा कुछ समझ नहीं आ रहा था कि असल में हो क्या रहा है। मधु की जबरदस्ती शादी होने, उसके बाद मधु के चेहरे पर थोड़े से भी बुझे हुए भाव का ना होना, ये सब कोई आम तो ना था। हालांकि दिव्या काफ़ी गुस्से में थी ये सब देखकर, पर वो कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहती थी। बस फर्क इतना था। इधर मधु बाहर आई और उसने गहरी सांस ली। हे भगवान, आज तो मैं मॉम के हाथों से मरने से बच गई। पर मधु, हर रोज़ तेरी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं कि तू बच सके। मधु अकेली अकेली बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ रही थी और उसकी नज़र हर किसी पर जाती तो वो बीच बीच में मुस्कुरा देती। हालांकि वो इन सब काम करने वालों को नहीं जानती थी। मधु किसी से टकरा गई और वो अपना सिर सहलाते हुए ऊपर देखती है। करण भाई, आप अब आ रहे हैं? मैं आपका कब से इंतज़ार कर रही थी। आपको अंदाज़ा भी है कि नहीं आप गए कहाँ थे? मैंने सोचा था कि आप मॉम के आने से पहले आ जाएंगे, लेकिन नहीं, आप तो मेरी और मॉम की मीटिंग ख़त्म होने के बाद आ रहे हैं। करण ने मधु के ओठों पर उंगली रख दी और फिर करण अपनी बड़ी बड़ी आंखें करता हुआ, मधु, तुम एक सांस में इतना सब कैसे बोल लेती हो? मधु ने गहरी सांस ली और फिर करण की उंगली हटाते हुए कहने लगी, भाई, आपको पता भी है मॉम कितना रूडली बिहेव कर रही थी मुझसे। क्या हुआ, मॉम ने तुम्हें डांट लगाई क्या? करण ने शांत स्वर में कहा और मधु बार बार पलकें झपकाते हुए, मॉम की डांट मैंने सुनी तो नहीं है, लेकिन ज़रूर वो मुझ पर गुस्सा थी। तुमने मॉम से कहा कि तुम्हारी मोहित के साथ? मधु करण को बीच में टोकते हुए कहने लगी, नहीं नहीं भाई, मैं आपका इंतज़ार कर रही थी कि आप आएँ तो मैं मॉम से बात करूं, पर आप तो आए ही नहीं। ओके ओके, मैं ज़रूरी काम से गया था, बट अब आ गया हूँ तो चले मॉम से बात करने के लिए। करण ने मधु का हाथ पकड़ा और फिर अपने साथ ले जाने लगा और मधु अपना हाथ छुड़ाते हुए, नहीं भाई, इस वक्त मैं कुछ काम से बाहर जा रही हूँ, बाद में आकर हम मिलकर मॉम से सारी बात कहेंगे। करण मधु को घूरने लगा और फिर कहता है, हम मिलकर? मधु आंखें मिचकाती हुई, अच्छा ठीक है, मैं कहूँगी सारी बात, ठीक है? करण, हाँ, मैं सिर्फ तुम्हें डांट खाने से बचाऊंगा, वरना बात तो तुम्हें ही करनी होगी। भाई, आपको मेरा साथ देना होगा, ठीक है? मैं आपकी इकलौती बहन हूँ, कम से कम आप यही ख्याल कर लीजिए अपनी बहन का। अभी तो मैं ज़रूरी काम से जा रही हूँ, फिर आकर बात करते हैं, बाय, मुझे लेट हो रहा है। मधु फिर से सारी बातें एक ही सांस में बोल गई और फिर करण से हाथ छुड़ाकर भागने लगी। मधु, क्या कर रही हो? तुम गिर जाओगी। मेरा बच्चा, रुक जाओ, मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ, करण ने आगे बढ़ते हुए कहा और मधु अपनी कार का दरवाज़ा खोलते हुए कहने लगी, नहीं भाई, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं जल्दी आ जाऊँगी। करण वहीं रुक गया और मधु की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगा, पागल लड़की, कितनी जल्दी रहती है, इसे थोड़ी सी भी परवाह नहीं है अपनी। मधु अपने घर से थोड़ी दूर पर जाकर अपनी कार रोक देती है और फिर अपने सीने पर हाथ रखकर गहरी सांस भरने लगी। आज तो मॉम मुझे ऊपर पहुंचा के ही रहती। मधु को अपने घर से दूर आकर काफ़ी सुकून महसूस हो रहा था और वो अपनी कार स्टार्ट करती है। पता नहीं मेरी मॉम का नेचर कब कठोर से सॉफ्ट होगा। जाने दो मधु, तुम्हारी मॉम कभी नहीं सुधर सकती, तुम्हें ही मैनेज करना होगा। मधु खुद ब खुद सवाल कर रही थी और जवाब भी खुद ही दे रही थी और वहाँ से कार तेजी रफ्तार के साथ जाने वाली थी कि इतने में मधु का फ़ोन बजने लगा। मधु ने देखा तो कॉल रोशनी का था। मधु कॉल पिक करती है। मधु, कहाँ हो तुम? रोशनी ने कहा, मैं अपने घर थी, पर अब पता नहीं कहाँ जा रही हूँ। मधु रोशनी से बात कर रही थी और मधु की नज़र अचानक से किसी चीज़ पर गई और उसने अचानक से अपनी कार रोक दी। सामने का रास्ता मोहित के घर की तरफ था, जो कि न्यू बंसल निवास, ये वही घर की तरफ रास्ता जाता था जब मधु पहली बार मोहित ने मधु से शादी करके मोहित जबरदस्ती लेकर गया था। मधु के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने अपनी कार उसी तरफ मोड़ ली। इधर रोशनी हेलो मधु कहती रही और मधु अपनी ही धुन में कार चलाती रही, जिससे परेशान होकर रोशनी ने कॉल कट कर दिया। इधर मधु के चेहरे की रंगत अचानक से बदल गई थी और वो मन ही मन, मैं एक बार तो मोहित से मिल लेती हूँ,
मधु ने कहा। फिर वो काफ़ी तेज़ी के साथ कार चलाने लगी। रात हो गई थी। विनीत जब अपने घर आया तो सारी लाइट्स ऑफ थी, जिसे देखकर विनीत ये समझ रहा था कि शायद कोमल सो चुकी होगी। इसलिए विनीत ने ज़्यादा ना सोचते हुए अपने कदम दूसरे कमरे की तरफ बढ़ा दिए। विनीत ने दूसरे कमरे का दरवाज़ा खोला ही था कि इतने में घर की सारी लाइट ऑन हो गई, जिसे देखकर विनीत ने आधे खुले दरवाजे को बंद किया और मुड़कर पीछे देखने लगा। वहीं सामने विनीत और कोमल का कमरा था। कोमल दरवाजे से टेका लेकर हाथ बांधकर खड़ी थी। कोमल ने ब्लैक मैक्सी पहनी हुई थी और उसकी भौहें तनी हुई थी, जिसे उसके मोड़ का अंदाजा लगाया जा सकता था। विनीत कोमल को देखकर मुस्कुराया और उसकी तरफ बढ़ते हुए, मुझे लगा कि तुम सो चुकी होगी। ओह, इसलिए तुम दूसरे कमरे में जा रहे थे? कोमल ने बिना भाव से कहा और विनीत सॉफ्टली जवाब देते हुए, मैं तुम्हें जगाना नहीं चाहता था, इसलिए तुमने सोचा कि दूसरे कमरे में जाकर चैन की नींद सो जाता हूँ, है ना? कोमल ने विनीत को बीच में टोकते हुए कहा और विनीत कहने लगा, नहीं, तुम गलत समझ रही हो, मैं सिर्फ शावर लेकर अपने कमरे में आ रहा था। कोमल अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर लेती ही और झूठी हंसी हंसते हुए कहने लगी, अच्छा बहाना बना लेते हो तुम। विनीत के चेहरे के भाव अब भावहीन हो गए थे और वो ना समझे में पूछने लगा, तुम्हें हुआ क्या है कोमल? ये क्या कह रही हो तुम? यही जो तुम समझ रहे हो पर समझना नहीं चाहते। कोमल ने विनीत की आंखों में झांकते हुए कहा और विनीत जो कि ऑफिस से थका हुआ आया था, फिर भी कोमल के सामने अच्छे से पेश आ रहा था। कोमल की उखड़ी हुई बात सुनकर विनीत का मूड जितना अच्छा था उतना ही खराब होने लगा था। कोमल, तुम्हें हो क्या गया है? तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहती क्यों नहीं तुम? कोमल कमरे में जाती हुई तंज भरे लहजे में कहने लगी, क्यों जानकर अनजान बनने का नाटक कर रहे हो तुम? सब अपनी साजिश रचकर क्यों मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो तुम? ये सुनकर विनीत को कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर भी उसकी भौहें ऊपर को उठी और उसने तेज आवाज़ में कहा, कहना क्या चाहती हो तुम? साफ साफ कहो, बात को क्यों घुमा फिरा के कर रही हो? कोमल की आंखें लाल हो गई थी और उसे विनीत पर गुस्सा भी आ रहा था। कोमल के हाथ की मुट्ठियाँ इतनी कसी हुई थी कि उसके हाथ में दर्द होने लगा था और वो अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहने लगी, वाह वाह, अनजान तो ऐसे बन रहे हो तुम जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने खुद अपनी इन आंखों से देखी। कोमल उंगली पॉइंट करते हुए बोली, वरना मैं इस भोली भाली शक्ल और तुम्हारा जानकर अनजान बनना मुझे जरूर धोखे में रख सकता था। विनीत कोमल की बातें सुनकर सुन रह गया था और उसे कोमल पर गुस्सा भी आ रहा था, फिर भी वो अपने गुस्से को हावी नहीं होने दिया और पूछने लगा, कोमल, मैंने तुम्हें पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूँ, तुम्हें जो कुछ भी कहना है साफ साफ कहो, वरना मैं बस सोचता रह जाऊँगा कि मेरी गलती क्या है। तुम उस लड़की के घर गए थे, है ना? फिर काफ़ी देर तक उसके घर में रुककर क्या कर रहे थे तुम? विनीत कुछ पल सोच में पड़ गया, पर अगले ही पल उसे याद आया कि मैं त्रिशा के घर गया था और कोमल त्रिशा के घर की बात कर रही है। अगले ही पल विनीत ने कोमल के बाजुओं को पकड़ा और गुस्से में कोमल को झिंझोड़ते हुए, कोमल, क्या तुम मेरा पीछा कर रही थी? कोमल ने विनीत की आंखों में आंखें डालकर कहा, हाँ, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। कोमल को थोड़ी सी भी झिझक नहीं थी ये बोलते वक्त, और वो ऐसे बोल रही थी जैसे कि उसने कोई अच्छा काम कर दिया हो। विनीत ने कोमल को अपने से दूर कर दिया और गंभीर भाव से कहने लगा, मतलब कि तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? तुम अपनी बात पलटने की कोशिश मत करो, समझे तुम? और मुझे बताओ कि तुम उस लड़की से मिलने क्यों गए थे और वो लड़की तुम्हारे पीछे क्यों आई थी? विनीत कोमल की बात जितनी भी सुनता उसे उस पर उतना ही गुस्सा आ रहा था। विनीत के हाथों की मुट्ठियां कसने लगी थी और वो अपने गुस्से को जितना हो सके उतना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसने यहाँ से जाना बेहतर समझा और विनीत ने अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए। कोमल ठहरी जिद्दी, वो विनीत का इतनी आसानी से तो पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। वो विनीत के हाथ को पकड़ती है और अपनी तरफ करके गुस्से में कहने लगी, तुम मेरी बात का जवाब दिए बिना यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, समझे? विनीत ने अपने सर को दबाया और फिर शांत आवाज में कहने लगा,
तुम्हें गलतफहमी हुई है। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। विनीत ने नरमी से अपनी बात रखी, पर कोमल के पल्ले कहाँ इतनी आसानी से पड़ने वाली थी। अगर तुम मुझसे झूठ कहोगे तो शायद मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, पर तुमने मुझे सच कह दिया तो मैं इसी वक्त सब कुछ भूल कर माफ़ कर दूँगी और हम फिर से साथ में खुशी खुशी रहेंगे। विनीत, जो कि अपने आप को शांत किए हुए था, उतना ही कोमल उसे गुस्सा दिलाने पर मजबूर कर रही थी और विनीत ने अपने हाथ जोड़कर उसे समझाने की कोशिश की। कोमल, तुम जैसा सोच रही हो उसमें बिल्कुल भी सच नहीं है। विनीत ने फिर कोमल के दोनों कंधे पकड़े और बोला, मैं तुम्हें सच कहता हूँ कि क्या है मेरा उस। विनीत इतना ही बोल पाया होगा कि कोमल ने उसके दोनों हाथों को झटका और सच तो ये है कि कम समय में तुम्हारा मन मुझसे भर गया है, इसलिए तुम बाहर भी अपनी एक रखेल रखते हो अपनी रात दिन रंगीन करने के लिए, है ना कोमल। विनीत चिल्लाया और विनीत ने गुस्से में आकर कोमल के गाल पर थप्पड़ मार दिया, जिससे कोमल दूसरी तरफ झुक सी गई। कुछ पल के लिए वहाँ अजीब सी शांति छाई रही और विनीत को अपने आप पर भी गुस्सा आने लगा, जिसे वो कोमल का हाथ पकड़कर समझाने लगा, सॉरी कोमल, मैं ये नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी। कोमल अपनी लाल आंखों से विनीत को कुछ पल देखती है, फिर विनीत को धक्का देते हुए कमरे से बाहर निकल गई। विनीत भी कोमल के पीछे पीछे आ गया था और उसे समझाने की कोशिश और कर रहा था। कोमल, मेरी बात सुनो प्लीज़, तुम गलत समझ रही हो। विनीत चिल्लाता रह गया, पर कोमल दूसरे कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर देती है। विनीत दरवाज़ा नॉक करते हुए, प्लीज़ कोमल, दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हें सारी बातें क्लियर करना चाहता हूँ। विनीत चिल्लाता रह गया, पर कोमल ने दरवाज़ा नहीं खोला और विनीत को मन ही मन बुरा भी लगने लगा था कि कोमल को उसे कितना गिरा हुआ समझती है। ये बात विनीत के दिल को कचोट रही थी। रात हो चुकी थी। मधु को मोहित के घर पहुंचने में तकरीबन 1 घंटे के बाद मधु मोहित के बंसल निवास थी। मधु ने पहले तो गेट से बाहर अपनी कार रोक दी और वहीं सामने की तरफ देखने लगी। गेट के पास 2 सिक्योरिटी गार्ड अभी भी मौजूद थे और घर जैसा था वैसे ही था, शांत और अकेलेपन से घिरा हुआ। हालांकि यहाँ का वातावरण काफ़ी शांत था, पर साथ ही साथ एक अकेलेपन का एहसास यहाँ हो ही जाता था। पहले तो सिक्योरिटी गार्ड ने सामने की तरफ देखा, जहाँ से मधु की कार थोड़ी दूरी पर थी, और सिक्योरिटी गार्ड कार देखकर गेट खोल देता है, जिसे मधु मुस्कुराई और अपनी कार आगे बढ़ा दी। मधु ने कार पार्किंग एरिया में पार्क की और फिर घर के अंदर जाने लगी। इधर मधु के घर में जाने के बाद एक और कार आई और पार्किंग एरिया में कार पार्क कर कार से मोहित निकला। दरअसल गार्ड ने मधु की कार को देखकर गेट नहीं खोला था, मोहित की कार को पीछे आते देखकर, और मोहित ने अपना हाथ दिखाकर गेट खोलने का इशारा दे दिया था। इधर मोहित के भाव शांत थे मधु को देखकर, और वो मन ही मन अब काफ़ी खुश भी था कि मधु यहाँ आई, वो भी उसे बिना कुछ भी कहे। असल में मोहित मधु के घर के बाहर खड़ा था, क्योंकि उसका मन नहीं लग रहा था किसी भी चीज़ में। यहाँ तक कि मोहित ने आज ठीक से खाना भी नहीं खाया था, क्योंकि उसका मन, दिल, दिमाग सब कुछ मधु चुरा कर अपने साथ ले गई थी। पर जब मधु कार लेकर बाहर निकली थी, तब से मोहित उसे फॉलो करता हुआ यहाँ तक आ गया था। मोहित के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और वो बिना जल्दबाजी किए हुए शांत होकर घर के अंदर जाने लगा। इधर मधु आकर लिविंग रूम की तरफ देखती है। बिल्कुल साफ सुथरा लिविंग एरिया था। ये देखकर मधु हैरान थी। फिर मधु के कदम डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ गए, क्योंकि डाइनिंग एरिया की लाइट्स ऑन थी। मधु ने देखा कि डाइनिंग टेबल पर कैंस थे, जिसे देखकर मधु ने कैंस को खोला और देखा कैंस में गर्म सब्जी थी, जिसे देखकर मधु और हैरान हो गई। फिर मधु ने दूसरे कैंस में देखा, उसमें भी दूसरी बनाई हुई सब्जी थी, लेकिन वहाँ जितने भी कैंस सजाए हुए थे वो सारे देख लिए। एक में दाल, पुलाव, रोटी और भी था। ये सब देखकर मधु सोच में डूबी हुई कहने लगी, ये खाना यहाँ कैसे आया? यहाँ तो मोहित और मैं नहीं थे ना, हम तो आज ही मुंबई से आए हैं। फिर ये किसने? मधु सोच में पड़ गई थी कि आखिर किसके लिए बनाया गया है खाना। इधर मोहित की भूरी आंखें घर में आकर मधु को तलाश कर रही थी, और मोहित ने भी अपने कदम डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ा दिए। मोहित ठीक मधु के पीछे जाकर खड़ा हो गया, और मधु अब तक सोच में डूबी हुई थी और अकेले खुद से सवाल करती है,
ये खाना किसके लिए बनाया है? ये खाना मेरे लिए बनाया है, मोहित ने धीमी आवाज़ में कहा। और मधु मोहित की आवाज़ अपने इतने करीब से आते सुन उसके दिल की धड़कनें मानो कुछ पल के लिए रुक सी गई और वो अचानक से पीछे मुड़ गई, जिससे मधु का सिर मोहित के मस्कुलर बॉडी से टकरा गया और मधु अपना माथा सहलाते हुए दूर हुई। आउच! मधु मोहित के सामने देखने लगी और फिर मोहित को देखकर अपने हाथ पीछे कर लेती है और अचानक शब्द में, आप यहाँ? मोहित के चेहरे के भाव नॉर्मल थे और हल्की सी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी जो कि ना के बराबर थी। मोहित ने गहरी सांस ली और कहने लगा, तुम यहाँ क्या कर रही हो मधु? मधु हल्के से मुस्कुराने लगी पर उसके पास मोहित के सवाल का जवाब नहीं था, इसलिए सोचने लगी कि वो मोहित को क्या जवाब दे जिसे मोहित से सच छुपा लिया जाए और झूठ का पता ना चले। मोहित ने मधु को कहीं खोए हुए देखा तो उसने फिर से मधु से पूछा, मधु तुम यहाँ क्या कर रही हो? मधु अपने होश में आई और जल्दबाजी में जवाब देते हुए, हाँ, मैं अपनी एक दोस्त के घर जा रही थी और बीच में मैंने अपना घर देखा तो यहाँ आ गई, ये देखने के लिए कि ये साफ सुथरा है या नहीं। हमारा घर? मोहित यही सुनकर अंदर से काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा था, उसे बेहद भा रहा था मधु का सब कुछ अपना समझते सुन। मोहित के चेहरे पर एक बड़ी वाली मुस्कान तैर गई जब मधु ने इसे अपना घर कहा था, तो फिर कुछ भी कहने का सवाल नहीं बनता था। तुम यहाँ कहीं भी आ सकती हो, ये तुम्हारा ही घर, मोहित ने नॉर्मल भाव से कहा और मधु मुस्कुरा उठी। सच में मधु भी मन ही मन खुश हो चुकी थी। फिर वो अपने नर्वसनेस को छुपाते हुए मोहित से कहने लगी, मोहित ये खाना आपने बनाया है तो क्या आपने खाना अभी तक नहीं खाया? मोहित नहीं कहकर साफ जाहिर कर दिया, मधु तो आप खाना खा लीजिए, तब तक मैं कमरे में जाकर आती हूँ, वहाँ भी चेक कर लूँ कि वो साफ़ है या नहीं। इतना बोलकर मधु वहाँ से जाने लगी पर मोहित ने उसे रोकते हुए कहा, तुमने डिनर किया? मधु मोहित की तरफ देखकर सोचने लगी कि वो हाँ कहे या ना कहे। असल में मधु मोहित के साथ बैठकर खाना भी खाना चाहती थी और मोहित से दूर जाकर अपनी नर्वसनेस को भी छुपाना चाहती थी, और दो मन लेकर कोई एक फैसला कैसे कर सकता है। इधर मोहित को सबसे बुरी आदत मधु की यही लगती थी, उसका बार बार कहीं खो जाना और तुरंत किए हुए उसका जवाब ना मिलना। यही आदत मोहित को मधु की बेहद बुरी लगती थी, जिसे मोहित थोड़ा कड़क लहजे में कहने लगा, मधु तुमने मेरी बात सुनी या नहीं? मधु मोहित की तेज आवाज़ सुनकर अपने ख्याल से बाहर आई और फिर जवाब देते हुए, हाँ मैंने भी नहीं खाया, क्यों ना हम साथ में मिलकर डिनर कर ले। इतना बोलकर मधु डिनर करने के लिए बैठ गई और अपने प्लेट सीधे करने लगी, पर मोहित ने मधु का हाथ पकड़ा और फिर कड़क आवाज़ में, क्या बच्ची हो तुम मधु? मधु ना समझी मैं, नहीं क्यों? मोहित ने मधु को घूरते हुए कहा, तो फिर क्यों तुम बिना हैंड वॉश किए खाना खाने बैठ गई हो? ओ, मधु के मुंह से अचानक यही सब निकल गए और फिर उठते हुए मुस्कुराती है और अपनी बात को संभालने की कोशिश करते हुए, नहीं आपको शायद गलतफहमी हुई होगी, मैं बस अपना खाना प्लेट में निकाल कर ठंडा करने के लिए रखने वाली थी, उसके बाद मैं अपने हाथ धोने वाली थी, पर आपने मुझे बीच में टोक दिया। मोहित मधु की शक्ल को देखकर जान गया था कि मधु झूठ बोल रही है, फिर भी उसने कुछ कहा नहीं और वहीं बिना भाव के खड़ा रहा। इधर मधु झूठी हंसी हंसते हुए, हाँ अच्छा, मैं अब तो पहले अपने हाथ धोती हूँ, उसके बाद खाना खा लूँगी। मधु इतना बोलकर वहाँ से भागते हुए निकल गई और किचन में जाकर गहरी सांस लेती है और अपने हाथ धोते हुए खुद से बात करने लगी। पता नहीं ये मोहित क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि मैं कितनी गंदी हूँ। हाँ यही सोचेंगे। मोहित भी मधु के पीछे आ गया। मधु मोहित को देखकर खामोश हो गई और फिर खामोशी से हाथ धोकर वहाँ से चली गई। मोहित अपने हाथ धोकर बाहर आ गया और दोनों बात करते हुए खाना खाने लगे। मोहित और मधु खाना खा लेने के बाद कमरे में आ चुके थे। दोनों बालकनी में थे और एक दूसरे से सवाल कर रहे थे। जहां मोहित मधु से पूछ रहा था कि क्या तुम्हारी मॉम ने तुमसे कुछ कहा, जिसके जवाब में मधु ने कहा कि नहीं, मेरी मॉम ने मुझसे कुछ नहीं कहा। फिर मधु ने भी काफ़ी देर तक मोहित को चोर नज़रों से देखी और कहने लगी, रुक्मणी आंटी ने आपको डांट तो नहीं लगाई ना? मधु ने काफ़ी देर सोच लेने के बाद ये बात कही थी। मोहित कुछ पल सोचने लगा, उसके बाद कहता है, नहीं मुझे भी नहीं लगाई डांट।
दोनों एक दूसरे से झूठ बोल रहे थे, बोलते भी क्यों ना, क्योंकि गुस्सा तो दोनों ही अपनी माँ का फेस किया था, तो झूठ तो बोलना ही, आखिर सच बोलकर एक दूसरे के दिल नहीं दुखाना चाहते थे। रात हो गई थी। मधु मोहित दोनों ही काफ़ी देर तक बात की। फिर मधु को मोहित अपनी कार लेकर छोड़ने के लिए उसके घर आया। मधु ने अपनी कार वहीं रहने दी। आखिर उसे मोहित के साथ थोड़ा वक्त साथ रहने को मिल रहा था, फिर वो कैसे गवा सकती थी। मोहित शांत रहकर कार चला रहा था और इधर मधु के चेहरे की चमक कुछ अलग ही थी। वो बाहर की तरफ देखकर खुश हुए जा रही थी। तभी उसने सामने की तरफ आइसक्रीम की शॉप देखी और मोहित से एक्साइटमेंट से बोली, मोहित कार रोकिए ना, मुझे आइसक्रीम खानी है। मोहित ने अपनी कार रोकी और मधु की तरफ देखकर अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए बोला, छोटी बच्ची हो क्या तुम, जो बच्चों की तरह जिद करती हो। मधु ने मासूमियत से कहा, प्लीज़ मोहित, मुझे आइसक्रीम खानी है। इस बार मोहित मधु की बात मानकर अपनी कार से बाहर आया और मधु के लिए आइसक्रीम लेने के लिए चला गया। इधर मधु के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो खुश थी कि मोहित उसके कहने पर आइसक्रीम लेने के लिए गया। यही छोटी मोटी बातें मधु को खुश करने के लिए काफ़ी थी। और मोहित जल्दी आइसक्रीम लेकर आया और मधु की तरफ करते हुए बोला, ये लो आइसक्रीम। मधु ने कार का दरवाज़ा खोला और बाहर आई। फिर आइसक्रीम लेकर बच्चों की तरह आइसक्रीम खाने लगी। मोहित उसकी ये हरकत देखकर अजीब तरह से देखते हुए बोला, मधु तुम अपने मुंह पर आइसक्रीम फैला रही हो। मधु ने आइसक्रीम खाना जारी रखते हुए कहा, प्लीज़ मोहित, मुझे खाने से मत रोकिए, खाने दीजिए। इतना सुनने के बाद मोहित ने दोबारा से मधु को कुछ भी नहीं कहा और मधु की तरफ देखता रहा, लेकिन मधु के पूरे चेहरे पर आइसक्रीम फैली हुई थी। ये देखकर मोहित आगे बढ़ा। फिर मधु के चेहरे पर से आइसक्रीम साफ करने लगा और मधु इरिटेट होते हुए बोली, खाने दीजिए मोहित, क्या है। मोहित ने भारी आवाज़ से कहा, एक मिनट मधु। मधु मोहित के ये कहने पर कुछ भी नहीं बोली। इधर मोहित उसका चेहरा काफ़ी क्यूरियस होकर साफ कर रहा था और अब मधु के ओठों पर लगी आइसक्रीम को साफ करने लगा। और मधु ने मोहित की छुअन का एहसास पाते ही अपनी आंखें बंद कर ली। मोहित जो कि मधु के ओठों को साफ कर रहा था, वो मधु के ये रेप करने पर मधु की तरफ गौर करने लगा और मधु के ओठों को वो अपनी उंगली से धीरे धीरे कर सहलाने लगा था। मोहित अपने होश खोता जा रहा था। धीरे धीरे कर वो अपना चेहरा मधु के चेहरे के करीब ले जाने लगा। मधु ने जब मोहित की सांसें अपने चेहरे पर महसूस की तो वो अपनी सांसें थाम कर खड़ी रही और उसकी आइसक्रीम पिघलकर नीचे गिरने लगी थी। मोहित अपने हाथ पीछे ले गया था और उसने मधु के सिर को थोड़ा ऊपर किया ताकि वो अपने ओठ मधु के ओठों पर रख सके। और अब दोनों के ओठों के बीच इतना फासला था कि अगर मधु अपने ओठ हिलाती तो उसके ओठ मोहित के ओठों से टच होना आम था और मोहित अपने होश खो बैठा था, इसलिए उसने अपने ओठ मधु के ओठों से टच किए। तभी एक कार के रुकने की तेज आवाज़ आई, जिसे दोनों होश में आ गए और मोहित मधु से दूर हो गया। दोनों ही इस वक्त असहज होने लगे थे और मोहित अपनी असहज छुपाने के लिए कार में बैठते हुए बोला, हमें लेट हो रहा है, बैठ जाओ। मधु अपने घर जाने के बारे में सुनकर उसके चेहरे की रंगत गायब हो गई। फिर काफ़ी हिम्मत कर कार में बैठ गई और मोहित ने कार स्टार्ट की। 1 घंटे के बाद आखिर मोहित मधु के घर आ गया और मोहित ने अपनी कार बाहर पार्क की। मधु कुछ पल के लिए कार में बैठी रही और मोहित मधु के उतर जाने का इंतजार करने लगा। तकरीबन 20 मिनट गुजर जाने के बाद मोहित ने नॉर्मल भाव से कहा, मधु तुम अपने घर आ चुकी हो। हाँ, मधु ने कहा और कार से बाहर निकल गई। हालांकि उसे मोहित के पास से दूर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, फिर भी वो भारी मन से बाहर निकल गई और मोहित भी बाहर निकल गया। मोहित मधु के पास जाकर कहने लगा, अपना ख्याल रखना। मधु ने अपना सिर हाँ में हिलाया और फिर ना चाहते हुए भी अपने कदम गेट की तरफ बढ़ा दी। उधर मोहित अपनी कार से टेका लेकर खड़ा हो गया और फिर जाते ही मधु को देखकर अपनी जेब की पॉकेट में हाथ डालकर रिंग बाहर निकालता है और फिर अपने सामने करते हुए जाती हुई मधु को देखकर कहने लगा, बस कुछ और वक्त, फिर मैं तुम्हें मधु सच कह दूंगा, उसके बाद तुम हमेशा के लिए मेरी। मोहित के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और फिर मधु की तरफ देखने लगा। मधु ठीक गेट के पास आकर रुक गई और पीछे मुड़कर मोहित की तरफ देखने लगी।
मोहित वहीं खड़ा हुआ था और मोहित ने रिंग को अपने हाथ की मुट्ठी में छुपा दिया। मधु हल्के से मुस्कुराई और फिर घर के अंदर बढ़ गई। मधु का शरीर तो आगे की तरफ कदम बढ़ा रहा था, पर उसका मन तो अभी भी मोहित के पास था। वहीं खिड़की के पास खड़ी दिव्या ने मोहित को बाहर खड़ा मधु के साथ देख लिया था। दिव्या के हाथों की मुट्ठियां कसने लगी थी मोहित को देखकर, क्योंकि उसे वही याद आने लगा था कि कैसे मोहित ने मधु के साथ जबरदस्ती शादी की थी, वो भी उसके घर में घुसकर। ये बात उसे काफ़ी गुस्सा दिला रही थी, पर वो गुस्सा करने के अलावा कुछ कर भी क्या सकती थी। दिव्या अपने बाल झटकते हुए खिड़की से चली गई, क्योंकि उसे सुबह सारी इन्फॉर्मेशन पता करनी थी। अगली सुबह दिव्या पैर के ऊपर पैर चढ़ाकर बैठी हुई थी अपनी चेयर पर, और उसके हाथ में एक फाइल थी जो कि उसके बिजनेस पार्टनर के नाम शो हो रहे थे। दिव्या उस फाइल में एक एक नाम ध्यान से पढ़ रही थी और उस पार्टनर की क्या खूबी है वो याद कर रही थी। दिव्या एक ही जगह पर तकरीबन 1 घंटे से बैठी हुई थी। वैसे तो दिव्या का कोई इरादा नहीं था घर पर रहने का, लेकिन वो मधु के उठने का इंतजार कर रही थी और मधु लगभग 9 बजे के आसपास आई और सीढ़ियों से उतर रही थी। मधु ने अभी तक नाइट सूट पहना हुआ था और उसके बाल बिखरे हुए थे और वो उबासी लेते हुए आ रही थी। दरअसल मधु को रात को नींद नहीं आई थी। उसे मोहित की आदत जो हो गई थी, इसलिए उसकी नींद उड़ी हुई थी और चैन सुकून सब गायब था उसका। वो बिस्तर पर बार बार करवटें बदल रही थी ताकि नींद आ जाए, पर नींद कोसों दूर थी और सुबह सुबह उसने एक झपकी ली थी, इसलिए वो लेट उठी और अब पूरी तरह से जगी हुई थी। मधु धीरे धीरे उतरकर सीधा डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गई। इधर दिव्या खड़ी हुई और मधु को रोकते हुए कहने लगी, रुको मधु, कहाँ जा रही हो तुम? मधु रुक गई और दिव्या की तरफ देखने लगी। क्या हुआ मॉम, आपको कुछ चाहिए? मधु ने शांत स्वर में कहा। तुम क्यों इतनी लेट उठी और कहाँ गई थी तुम रात को? दिव्या ने कड़क लहजे में कहा। ये सुनकर मधु कुछ पल खामोश रही, पर अगले ही पल कहने लगी, मैं कल बाहर गई थी और रात को लेट घर आई थी, इसलिए मैं लेट उठी। तुम कहाँ गई थी कल वो बताओ? दिव्या ने कहा। यह सुनकर मधु ने गहरी सांस ली और फिर बिना भाव से कहने लगी, मॉम, अभी तक तो मैंने सुबह की चाय नहीं पी और आप इस तरह से सवाल करने लगी हैं कि मैं स्कूल की बच्ची हूँ और आप प्रिंसिपल। ये हमारा घर है, कोई स्कूल नहीं। दिव्या को मधु की बात सुनकर गुस्सा आने लगा था और वो दांत भींचकर गुस्से से चिल्लाने लगी, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम मुझसे किस तरह से जबान लड़ा रही हो? मॉम, मैं आपसे लड़ाई नहीं करना चाहती, आप हैं कि बस मेरे खिलाफ जा रही हैं, इसलिए मुझे गुस्सा आने लगा और मैंने आपको कुछ गलत भी तो नहीं कहा। आपको आपके सवालों का जवाब दिया है, बस, और कुछ नहीं। दिव्या की आंखें गुस्से के मारे लाल होने लगी और वो जब से आई थी तब से काफ़ी कुछ सहन करने की कोशिश कर रही थी, पर उसे ये सब सहन नहीं हो रहा था और उसने आखिरकार मधु से पूछ लिया, कल तुम घर किसके कार में आई थी? दिव्या के चेहरे के भाव गंभीर हो चले थे और उसकी आवाज़ में तीखापन था। इधर मधु, जो कि आंखों में आंखें डालकर बात कर रही थी, वो ठंडी पड़ गई और उसके भाव नॉर्मल हो गए। वो एक पल के लिए सोचने लगी कि आखिर मॉम को क्या कहा जाए। मोहित के बारे में तुम बोल क्यों नहीं रही? कौन था वो जिसके साथ तुम घर आई थी? दिव्या ने ये बात काफ़ी तेज आवाज़ में कही थी, जिसे मधु अपने ख्याल से बाहर आई और दिव्या की तरफ देखने लगी। तकरीबन 2 मिनट गुजर जाने के बाद मधु ने धीमी आवाज़ में कहा, मैं कल अपने हस्बैंड के साथ आई थी। मधु, जो कि दिव्या को ये बोलने से कतरा रही थी, उसने आज अपनी मॉम की आंखों में आंखें डालकर ये सच कह दिया था, जो कि बिल्कुल सच था। मधु को डर इसलिए नहीं लगा था क्योंकि वो मोहित को पूरी तरह से अब पाना चाहती थी और अब उसकी होकर हमेशा रहना चाहती थी, तो फिर क्यों वो ये सच सबसे छुपाकर फिरे। बस यही सोचकर काफ़ी हिम्मत जुटाकर मधु ने ये बात दिव्या से कह दी, जिसे सुनकर दिव्या अपनी जगह पर जम सी गई और वो कुछ पल के लिए वहीं ऐसे ही खड़ी रही। इतने में मधु फिर दिव्या से अपनी नज़रें हटाती है और कहने लगी, मैं काफ़ी वक्त पहले शादी कर चुकी हूँ, आप यहाँ मौजूद नहीं थी तब मैंने शादी कर ली थी। दिव्या होश में आई और कड़क लहजे में, क्या बकवास कर रही हो तुम? ये बकवास नहीं, सच है। मैं आपसे कोई भी बात छुपाना नहीं चाहती, इसलिए मैंने आपको सच कह दिया। दिव्या आगे आई और उसने मधु पर उंगली पॉइंट की थी कि अगले ही पल अपने गुस्से को कंट्रोल किया और फिर गहरी सांस लेकर कहने लगी,
तुम्हें अंदाजा है कि तुम क्या कह रही हो? मधु ने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी माँ की बात का मतलब समझने की कोशिश करने लगी। तभी दिव्या कहने लगी, नहीं, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं कि तुम क्या कह रही हो, पर मैं तुम्हारी माँ हूँ, इसलिए तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुम्हें करने के लिए कहूँगी। मधु को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मॉम क्या बोलना चाहती हैं, इसलिए उसने पूछा, आप क्या कहना चाहती हैं मॉम? मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम डिवोर्स लोगी उस लड़के से, दिव्या ने सपाट लहजे में कहा, जिसे सुनकर मधु की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो हिल सी गई। उसका ये डिवोर्स सब सुनना सर घूमने लगा। वो अपने ही प्यार से, जिसे वो कितने सालों से प्यार करते आई थी, जब शायद उसे ज़्यादा पता नहीं था कि सच में प्यार होता क्या है, और उसे मोहित से हो गया था। और वो समझने की कोशिश करने लगी कि आखिर क्यों ये चाहती है मेरी मॉम। पर सवाल के जवाब मधु के पास नहीं थे, इसलिए मधु ने अपनी माँ को जवाब देते हुए कहने लगी, मॉम सॉरी, बट आप जो चाहती हैं वैसा कभी नहीं हो सकता। मैं मोहित के साथ हमेशा के लिए रहना चाहती हूँ। मधु का जवाब सुनकर दिव्या को यकीन नहीं हो रहा था कि मधु उस आदमी के साथ रहने के लिए कह रही है जिसने उसे इतनी तकलीफ दी, उसे ज़बरदस्ती शादी की। क्यों मधु उस लड़के के साथ फिर भी रहना चाहती है? ये बात दिव्या के जहन में घूमने लगी, पर दिव्या मधु के सामने हर बात सोच समझ कर रही थी, क्योंकि उसे सच्चाई का पता आज नहीं तो कल चलना ही था। दिव्या के हाथों की मुट्ठियां मधु के हर सवाल के जवाब देने पर कसने लगी थी और उसे गुस्सा काफ़ी आने लगा था, और वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोली, आज तक मुझसे इस तरह से किसी ने बात नहीं की, और तुम हो कि मुझसे इस तरह से बात कर रही हो। तुम्हें अंदाजा है कि तुम किससे बात कर रही हो? मधु अपनी माँ की तरफ देखने लगी और उसके और कुछ बोलने के लिए हिले थे कि दिव्या कहने लगी, तुम्हारी माँ हूँ मैं, और मैं जो चाहती हूँ वही होगा। तुम उस लड़के से डिवोर्स लोगी, मतलब तुम्हारा डिवोर्स होगा, समझी? मधु को अपनी माँ के हर बार डिवोर्स के नाम लेने पर बेहद गुस्सा आने लगा था। फिर भी वो अपने गुस्से को कंट्रोल किए हुए थी, क्योंकि वो जानती थी कि सामने खड़ी कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ है, इसलिए वो अपनी माँ के सामने कमज़ोर नहीं होना चाहती थी। मॉम, आप प्लीज़ ये शब्द बार बार मत कहिए। मैं मोहित से तलाक नहीं लेना चाहती। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? दिव्या को मधु की बातें तीर की तरह चुभ रही थी और वो मधु पर उंगली पॉइंट करते हुए कहने लगी, मेरी बात आज तक किसी ने नहीं टाली, और यहाँ सिर्फ मेरा हुक्म चलता है। तुम्हें डिवोर्स लेना होगा, मतलब किसी भी हाल में तुम्हें डिवोर्स लेना होगा। मधु को इस बार दिव्या की बात पर गुस्सा आने लगा। फिर भी वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहने लगी, मॉम, मैं डिवोर्स नहीं लेने वाली, और ये मेरा फैसला है, और इस फैसले को कोई नहीं बदल सकता। ये सुनकर दिव्या की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो अपनी भौहें ऊपर उठाती हुई पीछे खड़े असिस्टेंट से कहने लगी, डिवोर्स पेपर्स रेडी करो। असिस्टेंट आगे आया और उसने ओके मैम कहा, और मधु को अब ये सब हद से बाहर लग रहा था और वो चिल्लाकर कहने लगी, मैं डिवोर्स नहीं लूँगी। आपने सुना नहीं? मैं मोहित से डिवोर्स नहीं लूँगी, मतलब नहीं लूँगी, नहीं तो नहीं। मधु की आवाज़ घर में गूंजने लगी, जिसे दिव्या का गुस्सा हद से बाहर हो गया था, और वो मधु का नाम जोर से चिल्लाती हैं और अपना हाथ ऊपर करके मधु के गाल पर थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ा दिया। पर वक्त रहते वहाँ करण आ गया और उसने सीढ़ियों से होते हुए ये देख लिया, जिसे करण अपनी जगह पर वहीं खड़ा रह गया और अपना हाथ आगे करते हुए, नो मॉम। ये सुनकर दिव्या ने अपना हाथ हवा में रोक दिया। दिव्या की सांसें फूलने लगी थी और वहाँ का वातावरण अजीब हो चला था। मधु अपने भाई की आवाज़ सुनकर उस ओर देखने लगी और करण को देखकर भागते हुए करण के पास गई और करण के गले से जा लगी। मधु करण के गले से लगकर अब जोर जोर से रोने लगी थी और वो भाई भाई बार बार पुकार कर रो रही थी, और उसके आगे उसे कुछ बोला नहीं जा रहा था रोने की वजह से। और दिव्या के हाथों की मुट्ठियाँ कसने लगी और वो टेढ़ी नजरें करके कहने लगी, करण, इसे समझा दो कि मैं जैसा चाहती हूँ यहाँ वही होगा। बस मधु को फिर से गुस्सा आया अपनी माँ पर और वो करण से अलग होकर दिव्या की पीठ की तरफ देखकर चिल्लाते हुए बोली, मैं डिवोर्स नहीं लेने वाली, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। करण जल्दी से आगे बढ़ा और मधु के मुंह पर अपना हाथ रख देता है और मधु अपने भाई का हाथ हटाने लगी और बोलने की कोशिश करती है, मैं डिवोर्स नहीं लेने वाली, समझी आप?
करण धीमी आवाज़ में मधु को समझाने लगा, मधु कम डाउन। मधु अपने भाई की बात नहीं टाल सकती थी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होने वाला है ये हम देखने वाले हैं अगले वीडियो में। जब तक ये देखिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।